से कहते रहे हैं कि शुरुआती दौर से ही, और मैं बराबर उसको दोहराना चाहता हूं कि जनवरी 26 को मैंने एक ट्वीट किया, इस सरकार को आगाह किया, फरवरी में सदन में चर्चा हुई और मार्च तक भी सरकार चेती नहीं, और फिर भी जो लोग बचे वो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचे, अपनी जागरूकता से बचे या जन भागीदारी के कारण बचे। सरकार ने भीलवाड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन भीलवाड़ा में तो जनता का, वहां के प्रशासन का, वहां के चिकित्सा कर्मियों का बड़ा योगदान था। उसमें सरकार की भूमिका मुझे लगता है खाली पीठ थपथपाने की रही है। लेकिन सरकार क्रेडिट लेती तो सरकार रामगंज की भी लेती, सरकार कोटा और जोधपुर की भी लेती। पर मुझे लगता है कि प्रवासियों का माइग्रेशन जब हुआ, आवागमन हुआ, और उस समय भी हमने कहा कि प्रवासियों के आने के साथ उनकी स्क्रीनिंग की, उनकी सैंपलिंग की, उनकी टेस्टिंग की, और मैं खुद प्रत्यक्ष देखा मैंने कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर कोरोना को लेके जागरूकता भी सरकार की पहल पर नहीं हुई। लोग अपने तरीके से स्वच्छंद हैं, जिनको जागरूक हैं वो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अन्यथा जनता के बीच में सरकार की तरफ से बहुत सकारात्मक कोशिश नहीं हुई। और अभी भी धीरे धीरे, क्योंकि लोग अब वापस एक रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ है, उसके चलते सरकार ने, जैसे कई जगह लोगों ने अपने इनिशिएटिव पे ग्राम रक्षा समितियां बनाई, और गांव में इस तरीके का कोई संदिग्ध व्यक्ति हुआ तो गांव ने खुद ने इतला दी। ये गांव ने अपने लेवल पे किया, लेकिन सरकारी तंत्र इस मामले में, सरकार की जो जागरूकता और कोरोना को लेकर जो सरकार की एक खुद की पहल होनी चाहिए, उसकी कमी मुझे आज भी दिखाई देती है। आंकड़ों में कुछ भी हो, सरकार का मंत्री बयान कुछ भी करे, लेकिन हकीकत ये है कि अभी भी कोरोना के मामले में सरकार की जागरूकता की और किसी तरीके के इनिशिएटिव की पहली आवश्यकता मुझे लगती है। तो स्वाभाविक तौर पर इस किस्म की रीजनल मांग होती है, और किसी भी छोटे क्षेत्र में कोई उद्योग लगता है तो सबसे पहले मंशा यही होती है कि उनके अपने लोगों को मिले। ये तय सरकारों को करना होता है कि उसके अपने लोगों को, लेकिन इस कोरोना के बाद में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ उसमें इस बात पर और ज्यादा फोकस किया गया है। मुझे लगता है कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार होगी जो इस समाज में अराजकता को रोकने के लिए, बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई उपाय करेगी, तो इसमें से एक उपाय ये भी है कि अपने लोगों को, खासतौर पर जो आसपास के क्षेत्रों में जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कोई रोजगार की उपलब्धता होगी, उसमें प्राथमिकता उनको मिले। ये तो बहुत पुरानी मांग है। तो निश्चित रूप से अब लोगों की कोशिश ये रहेगी कि दूर दराज की बजाय आसपास के क्षेत्र में उनको रोजगार मिले, और यदि रोजगार उपलब्ध है तो सरकार को प्राथमिकता से देना भी चाहिए। इसमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि ये सारी चर्चाएं चाइना के इर्द गिर्द केंद्रित होती हैं, और चीन के मसले में जिस तरीके से राहुल गांधी जी का जो रवैया था, सेना के मनोबल को कमजोर करने वाला था, अपनी ही देश की सेना पर इस तरीके से उनका मनोबल गिराने वाला कोई बयान, इसी तरीके से सियासी तौर पर भी देखें तो मुझे लगता है कि 1962 के बाद की लगातार की जितने घटनाक्रम हुए, तो चाइना का, नेहरू का और कांग्रेस पार्टी का अंतर संबंध ये साफ तौर पर दिखता है। और उसके बाद तो अब तो बहुत सारे प्रमाण उजागर हुए कि किस तरीके से उनका चाइना प्रेम है। 2008 का MOU जो यूपीए के साथ हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का, नेहरू गांधी खानदान का, कांग्रेस का चाइना प्रेम जो उजागर होता है। तो स्वाभाविक तौर पर केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए चाहे जो मर्जी बात कही गई, लेकिन तार्किक और प्रमाणिक रूप से कोई ऐसी बात नहीं थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्थापित होती। इसलिए मुझे लगता है कि जब भड़कना तो उनका है, लेकिन आक्रामक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ कोई बात कही जाए, उसको यदि वो भड़कना कहते हैं, तो मुझे लगता है कि तथ्यों को उन्होंने ठीक तरीके से उजागर किया, रखा। तो भड़कना तो उनका था कि उनको लगा कि उनकी सच्चाई जनता के सामने आ रही है, और अभी तक वो बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर जनता को गुमराह कर रहे थे। पिछले लगभग 2.25 साल से इस प्रदेश में इस सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कोई स्थिति बनी है तो कानून और अपराध व्यवस्था को लेके बनी है। कोरोना के कालखंड को छोड़ दें तो लगभग 2.25 लाख मुकदमे सीधे सीधे दर्ज हुए, और उसमें 40% ऐसे मुकदमे थे जिन पर किसी तरीके से कोई कार्यवाही नहीं हुई। लेकिन अफसोस की बात यह कि कोरोना के दौरान जब अपराधों का आंकड़ा कम हो रहा था, तो उस दौरान भी अपराधों के संगीन होने में कमी नहीं आई थी, और अनेकों जो गैंगरेप की घटना है, उस बात का साफ तौर पर प्रमाण है
कि किस तरीके से एक के बाद क्रमिक तौर पर, और ये यक्ष प्रश्न है कि ये घटनाओं में दलित नाबालिग बच्चियों के साथ ही क्यों हुई और इसमें मेवात और इस तरीके के लोग शरीक क्यों हुए। मुझे लगता है कि सरकार के सामने यदि बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को लेके है, भले ही चोरी और सामान्य वारदातें कम हुई होंगी, लेकिन इस तरीके की गैंगरेप की घटनाओं ने, और इस बार अनेकों बार हमने गृह मंत्री जी के नाते मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी इस बात का प्रश्न उठाया कि गृह मंत्री के नाते उनकी नैतिक जिम्मेवारी होती है, और उनकी तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो सरकार जब इतनी सुस्त होगी तो अपराधियों के हौसले निश्चित रूप से बुलंद होंगे। ग्रामीण इस तरीके के जो लोग निर्धन लोग थे, उनके आवास की योजनाएं किसी जमाने में तो इंदिरा आवास के नाम से जानी जाती थी, लेकिन लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस तरीके से लोग उससे महरूम होते थे, वंचित होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री आवास ने एक गरीबों को संबल देने का क्रांतिकारी काम किया। राजस्थान में भी लगभग 15 लाख ऐसे आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 11 लाख को स्वीकृति मिली और 8 से 9 लाख तक के आवासों का निर्माण हुआ, आवंटन हुआ। मुझे लगता है कि यदि स्थानीय स्तर पर किसी किस्म की सियासत होती है तो किसी गरीब के साथ छल होता है, अन्याय होता है, और ऐसे में सरकार को निश्चित रूप से किसी न किसी तरीके से जिनके अपने हक हैं उन हक को दिलवाने की किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। ये चीज़ें सियासत से परे हैं, लेकिन जो वीडियो मैंने देखा और जो जानकारी में आई कि उसको भी राजनीतिक पक्ष में बांटकर उस व्यक्ति को वंचित करने की कोशिश की गई। इस तरीके का विकलांग अपाहिज व्यक्ति जिसके परिवार की बड़ी जिम्मेवारी है और वो खुले आसमान में अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर है, तो सरकार को मुझे लगता है कि संवेदना के साथ काम करना चाहिए। ये अलग बात है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ जिम्मेवार लोगों ने उस परिवार को संबल देने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए उनको गोद लिया, और परिवार भी जन सहयोग से उनका आवास बनाने के लिए ये काम वहाँ के लोगों ने किया है, ये मुझे जानकारी मिली है। क्वालिटी के बारे में, क्योंकि एक तो बीमारी और बीमारी के बाद जिस तरीके से हमारे यहाँ किट्स का, टेस्टिंग किट्स का और उसके बाद वेंटिलेटर्स की जब चर्चा आई, तो गनीमत यह है कि इस देश में इस तरीके की व्यवस्थाओं सुविधाओं की पिछले बहुत अरसे से कोई किसी तरीके का प्रबंध नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि महामारी के बाद भारत की चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुधार के लिए और उसमें लगातार किसी न किसी तरीके से उसको अच्छी गुणवत्ता की चिकित्सा की व्यवस्था के उपकरणों की आवश्यकता ये सदैव रही है। सरकारों की प्राथमिकता में बेशक इस रूप में तो नहीं रहे होंगे, लेकिन मोदी सरकार इस बात के लिए संकल्पित थी और इसलिए आयुष्मान भारत से लेकर तमाम किस्म की योजनाओं को लागू करने की कोशिश की। राजस्थान की सरकार तो वो सरकार है जो अभी 1.5 साल से आयुष्मान भारत को भी ठीक से लागू नहीं कर पाई, भामाशाह को किया नहीं। तो ये बात कह के वो अपने पापों को माफ करना चाह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स की क्वालिटी क्या है। मुझे लगता है कि चिकित्सा उपकरणों की क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये तो अब शुरू होगा, इसलिए स्वाभाविक तौर पर हो सकता है कि जब देश में इस तरीके की व्यवस्थाएं थी नहीं, पीपी किट जब एक नहीं बनता था और आज भारत पीपी किट का उत्पादक दूसरा बड़ा देश बन गया, तो मुझे लगता है कि इन व्यवस्थाओं में सुधार निश्चित रूप से होगा कि प्रतिमाओं पर या उनके मान सम्मान पर किसी तरीके के ऐतराज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें राजनीति से परे हैं। शहीद की न जाति होती है, न कोई उनका दल होता है। कोटा की जो घटना हुई और उस घटना में जिस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का, पूर्व मंत्री का जो रोल सामने आया कि महज इसलिए कि उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उनकी वीरांगना को प्रस्तावित किया और उन्होंने मना किया। परिवार की कोई भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन वो किसी सत्ताधारी दल के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नाराजगी का कारण नहीं हो सकता। और खासतौर पर आज नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए प्रतिमाएं लगाना एक सामान्य सी बात है। हमारे यहाँ शेखावाटी में तो गांव-गांव में जगह जगह कारगिल से लेकर जितनी लड़ाइयाँ हुई उन शहीदों की प्रतिमाएं लोग, समाज के लोग इकट्ठा करके लगाते हैं। यहाँ वहाँ के सांसद और स्पीकर महोदय ने 10 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए सांसद विजय गोयल जी ने दिए, और इतना सारा पैसा देने के बाद भी उनकी प्रतिमा पर जब सियासत होती है तो उनकी पत्नी ने ऐतराज जताया जो जायज़ था। मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। सर, पिछले